Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में अगले सीरीज के रूप में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। एक क्वेश्चन है कि अल्कोहल का लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल्कोहल का सेवन, मदिरा का सेवन और कुछ अन्य चीज के सेवन जिसका आदी हो जाते हैं लोग, इस तरह को एक विशेष तरह के डिजीज के अंतर्गत आता है, जिसे व्यसन या एडिक्शन रोग कहा जाता है। एडिक्शन डिजीज, व्यसन डिजीज। तो व्यसन डिजीज का मतलब है किसी चीज का लगातार सेवन करने से उसके जो है सो आदी बन जाते हैं, और उसके सेवन फिर नहीं करने के बाद उन्हें जो है सो कुछ परेशानियां उत्पन्न होती है, जिसे विथड्रॉल सिम्टम कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, शुरू में जो है अल्कोहल लोग शौक से कुछ अपने टेंशन को समाप्त करने के लिए या सोशल प्रेशर के कारण जो है आपका अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके सेवन का जो है लोग आदी हो जाते हैं, और आदी होने के बाद फिर उसके बिना लिए हुए जो है उसे बेचैनी महसूस होते हैं। अगर उसे किसी कारण से अल्कोहल या और कोई अन्य चीज जब सेवन करने को नहीं मिलता है, तो उससे जो है सो और दूसरे तरह की बेचैनी महसूस होती है, लेकिन लेने के बाद वह पुनः वो दूर हो जाता है। तो नहीं लेने के बाद उसे जो बेचैनी महसूस होती है, कुछ सिम्टम उत्पन्न होते हैं, उसे विथड्रॉल सिम्टम कहा जाता है। तो अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे सभी लोग जानते हैं। और यह अल्कोहल जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों पर उसका असर पड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सिर्फ लीवर या यकृत पर ही नहीं इसका प्रभाव होता है, यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है, स्टोमक को प्रभावित करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है। तो हर एक अंग पर इसका जो है सो बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अल्कोहल का लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, लीवर कौन सा काम जो है हमारे शरीर में करना बंद कर देता है, जिससे हमें परेशानी होती है। ये तो शरीर के साथ साथ जो है सोशल इफेक्ट भी पड़ता है इसका। अल्कोहल का सेवन जो है हमारे सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। एक तो इससे आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होती है, समाज में उसकी जो है सो कोई सम्मान या इज्जत नहीं रहता है, हमेशा जो है घरेलू झगड़ों का शिकार होते हैं ये लोग, उसका असर जो है सो उनके बच्चों पर पड़ता है। तो इस तरह से मिला जुला कर शराब का सेवन या अल्कोहल का सेवन जो है शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक, ये सब
चीज को वह प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्कोहल का लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन से अल्कोहल एक हानिकारक पदार्थ एसीटल्डिहाइड में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप लीवर में फैट अधिक मात्रा में जमा होने लगता है, अधिक मात्रा में जमा होने लगता है। फैट के अत्यधिक जमाव के कारण ग्लाइकोजन एंजाइम्स एवं संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण में कमी आ जाती है। यहाँ पर अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से अल्कोहल एक हानिकारक पदार्थ शरीर के भीतरी भाग में एसिटल्डिहाइड CH3 एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो वही एसिटल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि बिल्कुल शरीर के लिए हानिकारक है, जिसके फलस्वरूप लीवर में फैट वसा जो है अधिक मात्रा में जमा होने लगता है। मैंने वसा का एक भंडारण गृह बन जाता है। फैट के अत्यधिक जमाव के कारण जो हम लोग भोजन लेते हैं ग्लूकोज, आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है वो आपका ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, ग्लूकोज नहीं ले पाते हैं, तो वह ग्लाइकोजन जो है सो पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर को जो है सो एनर्जी प्रदान करता है। एंजाइम्स एवं संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण में कमी आ जाती है, माने ये सब जो है सो फंक्शन नहीं हो पाते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का उपापचयी क्रिया है नहीं हो पाता है। जिसके फल है ना, इस तरह लीवर फंक्शन लेस हो जाता है। ऊपर देखते हैं फंक्शन लेस हो जाता है। लीवर हार्ड एवं ड्राई का मतलब सूखा हो जाता है। इसमें फाइब्रस का मतलब रेशेदार संरचना बन जाती है,
जो सिरोसिस लीवर का सूजन है ना, सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यही आपका लीवर पर प्रभाव पड़ता है। यानी अल्कोहल के सेवन से वह अल्कोहल जो है सो शरीर के अंदर जो है एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिटाल्डिहाइड बदल जाने से जो है लीवर में जो है सो फैटी सबस्टेंसेस जमा होने लगता है। फैटी सबस्टेंसेस जमा होने के फलस्वरूप जो है आपका ग्लाइकोजन, इंजाइम्स और ये संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण जो है वह रुक जाता है, उसमें कमी आ जाती है और जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय नहीं हो पाता है। और इस तरह से जो है लीवर जो है ये सब उपापचय नहीं करके उसमें वसा का भंडारण गृह बन जाता है। लीवर फैटी का भंडारण करता है, स्टोरेज करता है और वो जितना स्टोर करेगा वो आपका इससे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा का है वह जो है सो उसका मेटाबॉलिज्म क्रिया नहीं हो पाती है। मतलब उससे जो एनर्जी मिलती है उसे जो सिंपलर फॉर्म में बदलने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, वो काम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है वह गड़बड़ा जाती है और इसके फलस्वरूप जो है सो वह अल्कोहल से वह धीरे धीरे हार्ड एवं ड्राई, सूखा टाइप का हो जाता है और हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह, जो कि बॉल लीवर जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है और वह कभी धीरे धीरे पुराना होने पर वह फाइब्रस, रेशेदार जैसी बन जाती है। और इस तरह से जो है एक विशेष तरह की बीमारी होती है जिसके लीवर सिरोसिस कहा जाता है। तो जो शरीर के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है, उसका लाइफ माने एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो यही आपका एक क्वेश्चन था कि लीवर, अल्कोहल का जो है लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका अब यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है कुछ आपका खाद्य फसलों के उत्पादन से संबंधित कि धान, गेहूं, मकई के उसका जो है सो HYV भी हाई एल्डिंग वेराइटी, उच्च उत्पादक नस्ल या वेराइटीज का नाम वह दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि धान के 2 समुन्नत किस्मों के नाम लिखें, गेहूं के 2 समुन्नत किस्मों के नाम लिखें और आपका मकई के 2 समुन्नत किस्मों के नाम लिखें। तो ये तीनों जो है आपका 2-2 नाम या 3-3 नाम देने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। जो आपका खाद्य एवं फसल उत्पादन वृद्धि से ये क्वेश्चंस एराइज होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस होता है कि हरित क्रांति, गेहूं के उत्पादन में जो है जो आशातीत जो वृद्धि हुई उसको हरित क्रांति की संज्ञा दी गई और हरित क्रांति की का जो है सो जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इंडियन साइंटिस्ट थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक फादर कौन थे, मतलब उसको शुरुआत करने वाले कौन थे। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, याद रखना है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के वो जनक माने जाते थे और इन्होंने गेहूं पिछले जो 10 वर्षों के में जो है गेहूं में जो आशातीत वृद्धि हुई, गेहूं के उत्पादन में जो नए नए वेराइटीज से गेहूं के जो उत्पादन में वृद्धि हुई, इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। तो NP30 सबसे पहला जो समुन्नत किस्म गेहूं का था, NP30 जो है गेहूं के वेराइटी उत्पन्न होने से गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के पैदावार में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब खाद्य फसलों में वृद्धि। तो खाद्य फसलों में मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। और भी ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, आपका येलो रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो हर एक चीज से जो है, या सिल्वर रिवॉल्यूशन,
बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। क्रांति का मतलब यहाँ पर युद्ध एवं रक्तपात, लड़ाई झगड़े से नहीं होता है। क्रांति का मतलब एक नए सिरे से बदलाव, किसी भी क्षेत्र में एक नए सिरे से बदलाव होना, उसे हम क्रांति कहते हैं। लेकिन इतिहास में क्रांति का अर्थ जो है सो युद्ध एवं रक्तपात से होता है। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी में क्रांति शब्द का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, एक देश दूसरे देश के बीच लड़ाई कर रहे हैं, वो क्रांति नहीं है। क्रांति का मतलब बिल्कुल परिवर्तन, नए सिरे से बदलाव। और यह जो है आपका जिन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ उन्हें जो है सो रिवॉल्यूशन और क्रांति की संज्ञा दी गई। जैसे आपका गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। सरसों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिसे आपका येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति के नाम से जाना गया। दुग्ध के उत्पादन में, डेयरी क्षेत्र में जो अब अमूल परिवर्तन हुआ उसे जो है सबका श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी गई। एक है आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति। मछली उत्पादन में अभी जो है सो आपका मछली उत्पादन के लिए बहुत सरकार जो है सो प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए जो है उसके लिए अनुदान देती है, मत्स्य पालन के लिए आपका बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से जो है मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी बहुत ही अमूलचूल आपका परिवर्तन हुआ, जिसे रजत क्रांति या हिंदी में रजत क्रांति और उसे सिल्वर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। तो बहुत इस तरह के क्रांति है। तो ये जो हम समुन्नत किस्म देख रहे हैं धान, गेहूं और मकई का, वो यही सब क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। तो यहाँ पर हाई एल्डिंग वैरायटी, शॉर्ट में HYV, हाई एल्डिंग वैरायटीज, धान, गेहूं, मकई के जो हाई, और भी है, गन्ना का है, आपका अरहर का है, चना का है, बहुत सारे हैं। लेकिन मेनली रूप से जो क्वेश्चन से राइज होते रहता है वो धान, गेहूं और मकई। क्वेश्चन नंबर 2, धान के दो समुन्नत किस्मों के नाम बताएं। समुन्नत किस्म का मतलब यहाँ पर HYV बोलते हैं। एच का मतलब यहाँ पर हाई, हाई का मतलब उच्च, आपका वाई का मतलब एल्डिंग, एल्ड, भी से आपका वेराइटी, आपका उच्च समुन्नत किस्म, समुन्नत किस्म। तो इसी ये आपका HYV भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या हिंदी में उच्च समुन्नत किस्म भी नाम दिया जा सकता है। तो धान के कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसमें नंबर 1 जया, दूसरा जो है इसमें पद्मा, कावेरी, टैचुंग, नेटिव 1, ये भी जो है आपका एक वैरायटी है। बासमती, ये सब आपका धान का वैरायटी है। आपका T 141, इस तरह से बहुत सारे हमने उदाहरण दिया है, 2, 3, 4 जो भी पूछे उसके अनुसार याद रखना। जया, पद्मा, कावेरी, टैचुंग, नेटिव 1, बासमती, T 141, ये सब आपका धान के जो है समुन्नत किस्म हो गए। उसी तरह से गेहूं के देखेंगे। गेहूं के समुन्नत किस्मों को
लिखें। ये आपका है इस तरह से। तो इसमें जो है आपका वही HY भी, इसमें आपका गिरजा, प्रताप, सोनालिका, कल्याण सोना, NP30, इस तरह से जो है आपका गेहूं के समुन्नत किस्म हुए। आपका गिरजा, प्रताप, सोनालिका, कल्याण सोना, NP30। ये आपका गेहूं का हो गया। उसी तरह से मकई के समुन्नत किस्म, इसमें जो है आपका गंगा 101, दूसरा इसमें है गंगा 102, कावेरी। इस तरह से आपका जो है मकई का समुन्नत किस्म हुआ। इस तरह से आपका धान, गेहूं और मकई का समुन्नत किस्म हुआ। वही आगे हम लोग पढ़ेंगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आपका गाय का वैरायटी समुन्नत किस्म कौन कौन है, बकरी का क्या है, भैंस का कौन है, तो ये सब और भी आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, ये सब है आपका गन्ना का समुन्नत किस्म। इसमें से इम्पोर्टेंट जो है तो धान, गेहूं, मकई है। तो इस तरह से इसको याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि किसका समुन्नत किस्म है, या फिर इसके 2 समुन्नत किस्म लिखें, 3 के समुन्नत किस्म लिखें, और भी इस तरह से जो है। तो हम समझते हैं कि ये सब क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक है इंटरफेरॉन। हिंदी में भी उसी तरह से इंटरफेरॉन क्या है, एक आपका एक क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन जो है आपका इम्यूनिटी, हमारे शरीर के जो रोग निरोधी क्षमता है वो आपका फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल होता है। फर्स्ट लेवल है कि हमारा जो स्किन है सबसे पहला प्रोटेक्शन का काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है यह त्वचा जो है अंदर जाने ही नहीं देता है। और अगर अंदर प्रवेश कर गया, इससे ज़्यादा अगर शक्तिशाली रहा आपका फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, तो सेकेंड लेवल जो आपका प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको जो है सो आपका डिफेंस देगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपका थर्ड लेवल सुरक्षात्मक जो लेयर होता है। तो इस तरह से जो है आपका उसी क्रम में ये इंटरफेरॉन भी है। इंटरफेरॉन कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सेल से एक केमिकली एंजाइम सेक्रेट होता है। उस फॉरेन पार्टिकल्स को बाय आपका जो भक्षण करने वाले हैं या इन्फेक्ट करने वाले हैं उसको जो है सो यह नष्ट करने का काम करता है। ये आपका माने सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का काम यह करता है इंटरफेरॉन। ये आपका खास करके जो है अगर कोई सेल में वायरस प्रवेश किया तो उसके विरुद्ध उसको नष्ट करने के लिए सेल स्वतः केमिकल एंजाइम सेक्रेट करता है जो इंटरफेरॉन कहलाता है। तो इंटरफेरॉन जो है आपका एक ऑटोमेटिकली फॉरेन पार्टिकल्स के विरुद्ध जो है हमारे शरीर को जो है वो आपका प्रोटेक्शन
प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो अब देखते हैं कि ये इंटरफेरॉन क्या है, कैसे हम इसको, अगर क्वेश्चन में आ गया कि इंटरफेरॉन क्या है तो हम इसको 2 लाइन में मेनली रूप से कैसे लिखें। यहाँ पर है इंटरफेरॉन क्या है। तो सबसे पहला ये जो पॉइंट है कि ये सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से यह स्रावित होता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे सेल को जैसे ही इन्फेक्ट करता है उसके अगेंस्ट में आपका केमिकल सेक्रेट करता है जो इंटरफेरॉन कहलाता है, उसको डिफेंस में। स्वस्थ कोशिकाओं को सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है। वह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और वायरस है उसको नष्ट करने के लिए आपका एक विशेष तरह के प्रोटीन का निर्माण करने के लिए वह प्रेरित करता है। यह तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाता है। यह बहुत ही जल्दी सेल को जो है इन्फेक्ट करता है, वह जल्दी से फॉरेन पार्टिकल जिसे वह नष्ट हो जाए, किंतु अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। वह परमानेंट नहीं, फिर अगर आया तो फिर उसके विरुद्ध में जो है आपका ये कोशिका को केमिकल सेक्रेट करेगा। तो ये अस्थायी हुआ, ये नहीं कि एक बार केमिकल सेक्रेट हो जाने के बाद अब कोई बैक्टीरिया और वायरस फंगस हमारे शरीर में प्रवेश ही नहीं करेगा या फिर कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, अस्थायी होता है। आया, उसके विरुद्ध काम किया, टेम्पोररी जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है कि शरीर का द्वितीय रक्षा स्तर बनाता है। फर्स्ट स्तर में बतलाए थे कि हमारे शरीर का जो त्वचा है, नाक म्यूकस है, आंख से जो आपका आंसू जो टीयर्स है उसमें कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस कान आंख ये हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, उससे कुछ आपका म्यूकस सेक्रेट होता है कि कोई भी बैक्टीरिया और फंगस अगर माउथ से प्रवेश करे, नाक से प्रवेश करे, आंख से प्रवेश करे, कान से प्रवेश करे तो वह जो है सो आपका नष्ट हो जाता है, पहले ही उसको नष्ट कर दिया था प्रवेश होने के पहले। तो ये सब जो भाग हुए वो आपका प्रथम रक्षा स्तर कहलाया। और अगर इससे भी अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया वायरस पैथोजेन हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर गया तो उसको नष्ट करने के लिए ये आपका सेल में जो है आपका इंटरफेरॉन केमिकल्स एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं जो उसको नष्ट करते हैं। इसके बाद आपका एंटीबॉडीज है, हमारे शरीर में रोग निरोधी क्षमता जिसको आईजी शॉर्ट में बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। एंटीबॉडीज जो है भी हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स कहने का मतलब बैक्टीरिया वायरस फंगस कोई भी चीज अगर प्रवेश करता है वो एंटीजन कहलाते हैं। और एंटीजन जैसे ही प्रवेश करता है हमारे शरीर में तो शरीर नेचुरली जो है उसको नष्ट करने के लिए उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पन्न होता है। हम आगे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन क्या है, शरीर को रोग निरोधी क्षमता। अगर हमारे शरीर में ये क्षमता नहीं रहती तो हमेशा बीमार ही पड़ जाते, शरीर जो है जल्दी से नष्ट। लेकिन नेचुरली जो है हमारा शरीर जो है किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस फंगस एंड अदर पैथोजेंस से आपका प्रोटेक्शन का काम करता है और हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ बना रहता है। तो यही आपका इंटरफेरॉन है। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं और अगले सेशन में विशेष रूप से देखेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हम सेशन समाप्त कर रहे हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ये वीडियो को जो है सो आप लाइक करें। और अगर नए लर्नर्स चैनल पर आए हैं तो निश्चित रूप से आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन जो है बना रहे और मैं अधिक से अधिक इसी तरह का सेशन लाते रहें। और इस आपका वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें जिससे आपका सारे लाभान्वित हो सकें, बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू, गुड नाइट।